गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और हमारा जो सेक्शन चल रहा है इकोलॉजी का, उसी में हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे एबायोटिक फैक्टर्स को। और एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में हमने एक सिंपली ये देखा था कि वो चाहे किसी भी प्रकार का एबायोटिक फैक्टर हो, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑर्गेनिजम्स को प्रभावित करता है, उनके सर्वाइवशिप को प्रभावित करता है, उनके रिप्रोडक्शन को प्रभावित करता है। और सर्वाइव और रिप्रोडक्शन को मिला करके हम कह सकते हैं कि उनकी लाइफ को प्रभावित करता है। तो नेचर के अंदर या सराउंडिंग के अंदर या जहाँ भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उनका जो एनवायरनमेंट होता है, उस एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो एबायोटिक फैक्टर्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। और ये सभी एबायोटिक फैक्टर्स हैं, वो किसी भी इकोसिस्टम का जो एबायोटिक कंपोनेंट वाला फ्रैक्शन होता है उसको बनाते हैं। यानी कि चाहे हम कहें तो नेचर का हिस्सा होते हैं, चाहे हम कहें तो जीवों की सराउंडिंग का हिस्सा होते हैं, चाहे हम कहें कि ये इकोसिस्टम का हिस्सा होते हैं, तो ये प्रेजेंट हैं। और ये काउंटिंग वाइज अगर हम देखें कि नेचर में कितने कैसे फैक्टर होते हैं, तो देर आर सो मैनी फैक्टर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी एनवायरनमेंट का जो कंपोजिशन होता है या जो सराउंडिंग के अंदर हम जो भी चीजें काउंट करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर होते हैं। और ये जो फैक्टर्स होते हैं, ये फैक्टर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और अपने अपने हिसाब से, ऐसा नहीं कि सभी फैक्टर बराबर रूप से प्रभावित करते हैं। हो सकता है कि कोई फैक्टर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है और कोई फैक्टर है उसका प्रभाव कम होता है। जैसे हो सकता है कि टेम्परेचर किसी के लिए ज्यादा प्रभाव वाला नहीं काम करता, लेकिन मॉइस्चर किसी के लिए बहुत ज्यादा प्रभाव वाला काम कर सकता है। तो फैक्टर होते बहुत सारे हैं और इनके अपने अपने असर भी होते हैं और आपस में मिलके भी असर डालते हैं। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर अकेला ही असर डालेगा, वो मॉइस्चर के साथ मिलके भी असर डाल सकता है, वो सॉइल के साथ मिलके भी असर डाल सकता है, वो विंड के साथ मिलके भी असर डाल सकता है। तो अकेले भी प्रभावित करते हैं और दूसरों के साथ इंटरेक्ट होकर के भी प्रभावित करते हैं। बट अल्टीमेटली, अंतिम रूप से अगर आप बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी फैक्टर्स होते हैं, वो सभी फैक्टर्स ऑर्गेनिजम्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से कुछ ना कुछ जरूर प्रभावित करते हैं और ऑर्गेनिजम्स के ऊपर इनका प्रभाव पड़ता है। ये ऑर्गेनिज्म को प्रभावित करते हैं और ऑर्गेनिज्म के ऊपर इनका प्रभाव पड़ता है। और जब ऑर्गेनिज्म के ऊपर इनका प्रभाव पड़ता है तो ऑर्गेनिज्म को उस प्रभाव के अनुरूप, जैसा उनका प्रभाव पड़ रहा है, जो भी इम्पैक्ट आ रहा है, जो भी इन्फ्लुएंस आ रहा है, उसके रिस्पॉन्स के अंदर एनिमल को, प्लांट को या ऑर्गेनिज्म को रिस्पॉन्स करना होता है। और ये रिस्पॉन्स, उसके अंदर जो भी अडेप्टेशन पाए जाते हैं, जो भी कैपेसिटीज पाई जाती हैं, जो भी फीचर्स पाए जाती हैं, उनके थ्रू दिए जाते हैं। और इनके लेवल भी बहुत सारे होते हैं कि ऑर्गेनिज्म अपना जो मॉर्फोलॉजी है उससे भी रिस्पॉन्स दे सकता है, अपनी एनाटोमी से भी दे सकता है, अपनी फिजियोलॉजी से भी दे सकता है, अपनी बायोकेमिस्ट्री से भी दे सकता है। तो ऑर्गेनिज्म के पास भी बहुत सारे लेवल होते हैं कि वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में किसी न किसी फैक्टर को किसी न किसी तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, उसको कोई ना कोई रिस्पॉन्स दे रहा होता है। और रिस्पॉन्स देते देते वो कुछ सीख भी रहा होता है। और उस सीखने का एक जो पूरा एपिसोड चल रहा है, पूरा जो क्रम चल रहा है, उस पीढ़ियों से चलते आ रहे क्रम को हम इवोल्यूशन कह देते हैं। और उस इवोल्यूशन के अंदर जो भी सीखा जा रहा है, जो भी अच्छी चीजें अडेप्ट हो रही हैं, अडेप्टेशन के रूप में आ रही हैं, या वो जीन्स के अंदर ली जा रही हैं, वो सारे उसके जेनेटिक मैकअप को भी चेंज करती रहती है। यानी कि बहुत आपस में एक प्रकार का ऐसा सिस्टम है जो बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, कहीं भी कुछ भी अलग नहीं है। नेचर में सब कुछ है, वो सब आपस में जुड़ा हुआ है। ऑर्गेनिज्म में बहुत कुछ है, वो आपस में जुड़ा हुआ है। नेचर से ऑर्गेनिज्म जुड़ा हुआ है, ऑर्गेनिज्म से नेचर जुड़ी हुई है, नेचर ऑर्गेनिज्म के ऊपर प्रभाव डालता है, ऑर्गेनिज्म उसको रिस्पॉन्स करता है, उसको बदलने की कोशिश भी करता है, कुछ सीखने की कोशिश भी करता है। और ये सब चलता रहता है, ये सब चलता रहता है। तो इतने सारे जो ये कनेक्शंस होते हैं, ताना बाना जो होता है, कौन किसको क्या और कैसे प्रभावित कर रहा है, कौन किससे क्या सीख रहा है, कैसे वो चेंज कर रहा है, ये सब समझ पाना, इन सारी चीजों को देख पाना,
और इन सारी चीजों में क्या हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, उसको सब्जेक्ट वाइज समझना और उनको सब्जेक्ट वाइज टर्म्स देना, स्पेसिफिक जो शब्द होते हैं उन शब्दों के सहारे से उन बातों को समझा पाना, ये किसी भी सब्जेक्ट का पूरा जो फ्रेम होता है उसको बनाता है। तो हमारे इकोलॉजी के अंदर भी ये सारी बातें ही हैं कि हम यहाँ पे इतनी सारी चीजें, एन चीजों को एक साथ देखते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इकोलॉजी के अंदर हमें कितना ब्रॉड माइंड रखना होता है, कि कितना हमें दिखना चाहिए एक साथ हमें बहुत कुछ दिखना चाहिए, एवरीथिंग, जितना हमारा कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमें बहुत सारी चीजें एक साथ दिखनी चाहिए। नेचर में कैसे कैसे वो आपस में काम कर रही हैं वो सब हमें महसूस होना चाहिए, उनका पता हमें होना चाहिए, और उन सबको सम्मिलित रूप से हम किसी न किसी तरीके से रिप्रेजेंट करें, ये हमारा आंसर होता है। तो एक बहुत ही अच्छा साइंस है और इंटरेस्टिंग साइंस है, जहाँ पढ़ने में और पढ़ाने में और समझने में और समझाने में हर जगह बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है। तो यू आर लकी कि यू आर स्टडिंग इकोलॉजी। तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट और बहुत अच्छे टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। ये सभी वो चीजें जो हमारे वातावरण का भी हिस्सा होती हैं, जैसे आप किसी प्लांट के लिए समझते हैं वैसे ये हमारे लिए भी लागू होते हैं। तो आज हम एक स्पेसिफिक अबायोटिक फैक्टर को डिस्कस करेंगे और हमारी जो पूरी क्लास है ये उसी अबायोटिक फैक्टर के लिए डेडिकेट रहेगी। तो हम उस फैक्टर को स्टार्ट करते हैं, एंड दैट स्पेसिफिक फैक्टर जिसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज नॉन एज सॉइल। दिस इज नॉन एज सॉइल। आप में से कोई भी स्टूडेंट जो पहले इसके बारे में कुछ बोलना चाहे तो यू आर वेलकम, कि कोई भी इसके बारे में जो भी बोलना चाहे वो बोल सकता है। उसके बाद में हम इसको डिफाइन करते हैं, इसके बारे में बातें करते हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सभी चीजों को एक बार समझने की कोशिश करेंगे हमारी क्लास में। तो आप में से कोई भी जो सॉइल के बारे में कुछ भी बोलना चाहे, वेलकम। व्हाट इज सॉइल? सॉइल क्या है? बोलिए। ठीक है, और कुछ? ठीक है, इसमें कई सारे प्रकार के पार्टिकल होते हैं, ये अलग अलग प्रकार की होती है, ये चट्टानों से बनती है, उनके टूटने से बनती है, पृथ्वी की सतह पे जो ऊपर की परत है उस परत के रूप में ये पाई जाती है। बहुत अच्छी बातें हैं। और कुछ इसके अलावा? और कुछ आप बताइए। मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और कुछ? और कुछ? उपजाऊ होती है, वेरी गुड। बोलिए। ठीक है, वेरी गुड। आपके सारे आंसर सही आ रहे हैं आज, वेरी नाइस। पर अभी भी और बोलते रहो, मैं सबके आंसर सुनना चाहता हूँ कि कौन क्या क्या और कैसे कैसे बोल रहा है, और तो दिमाग में क्या क्या बातें आ रही हैं आप लोगों के। आने दो बातों को और बोलते जाओ। अब मिट्टी तो बहुत कुछ होती है ना, सॉयल इट इज अपने आप में एक सिस्टम है। मिट्टी जितना एक साधारण सा नाम लगता है ऐसा कुछ नहीं है। सॉयल इट इज ए सिस्टम, ये एक तंत्र है। क्या हमारे अंदर भी पाई जाती है मिट्टी? क्या हमारे अंदर भी सॉइल है?
क्या हमारे अंदर सॉइल पाई जाती है? हम्म, हाँ या ना? ठीक है। और कोई बातें बोलना चाहें आप? देखो, हम इसको कई सारे एंगल से बात करते हैं, इसको कई सारे एंगल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करें स्ट्रक्चर की, जैसा कि आप लोगों ने मुझे बता भी दिया। अगर हम स्ट्रक्चर्स के वाइज से देखें कि स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, तो स्ट्रक्चर के एंगल से अगर हम इसको डिफाइन करें तो सॉइल एक प्रकार का पाउडर है, बहुत ही बारीक टूटा हुआ भाग है किसका पाउडर है, जिससे ये बनती है। जो इसकी पेरेंट होते हैं, और इसके पेरेंट होते हैं रॉक्स, चट्टानें। तो जो चट्टान होते हैं उनका बारीक फ्रैक्शन है, बहुत ही छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ भाग है रॉक्स का। ये रॉक कहाँ से आती है? ये रॉक हमारे ग्लोब का हिस्सा है। हमारे ग्लोब के अंदर जितनी भी रॉक्स हैं, वो रॉक्स टोटली, उनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। कि रॉक और रॉक से बनी हुई कोई भी चीज, चाहे वो उसके रॉक के टूटने से बनी हो या उसका कोई भी फॉर्म हो, उन सबको सम्मिलित रूप से हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। जैसे आपने बायोस्फीयर बोला, एटमॉस्फेयर बोला, हाइड्रोस्फीयर बोला, वैसे ही चट्टान और चट्टान से बनी हुई सभी प्रकार की जो संरचनाएं होती हैं, उनको सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। और उसी लिथोस्फीयर का पार्ट होती हैं रॉक्स। अगर हम हमारे अर्थ का डिसेक्शन करें, एक हाइपोथेटिकल डिसेक्शन करें, तो हमें पता लगेगा कि हमारी पृथ्वी की जो सतह है, उससे हम जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे, अंदर की तरफ जाएंगे, तो वहां हमें डिफरेंट प्रकार की जो रॉक्स हैं वो मिलती हैं। और कई बार जब ये रॉक्स जो अंदर की जो भूगर्भीय हलचलें होती हैं, उनकी वजह से जब बाहर आ जाती हैं, तो ये जो प्लेट्स हैं, जो जिनको अपन प्लेट्स के रूप में बोल सकते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स के रूप में आप एक कॉन्सेप्ट भी जानते हैं, तो जब जमीन से बाहर आ जाती हैं तो इनसे खास संरचनाएं बनने लग जाती हैं, जिनको अपन माउंटेन्स वगैरह भी बोल सकते हैं, पहाड़ जिनको बोल देते हैं। तो कुछ भी नहीं है, दीज ऑल आर रॉक्स। एंड टोटलिटी जो होती है, टोटलिटी ऑफ रॉक्स की जितनी भी चट्टाने हैं, उनको सम्मिलित रूप से हम क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि ये सॉइल कब बनी है और कैसे बनी है, और सॉइल कैसे बनती है। रॉक्स की उत्पत्ति, अगर हम चट्टानों की बात करें, तो चट्टानों की उत्पत्ति पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही है। कि जब पृथ्वी के रूप में जो भी गैसियस कंपोजिशन था, मिनरल कंपोजिशन था, जब वो ठंडा हुआ, कूल हुआ, कूल। हालांकि हमें पता है कि जब पृथ्वी गर्म थी, तो उस समय पे ये सब रॉक्स पिघले हुए थे, मोल्टन थे, पिघले हुए थे। और अभी भी पृथ्वी के अंदर का भाग है, वहां की चट्टानें पिघली हुई हैं, जो हमें जो वोल्केनो होते हैं, जो ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, तो वहां पे लावा के रूप में वो बाहर भी निकलते हैं। तो उस समय पे रॉक्स लिक्विड थी। और अभी भी पृथ्वी के अंदर वाला भाग जो बहुत ज्यादा गर्म है, वहां पे चट्टानें आज भी सॉलिड नहीं है, वो लिक्विड फॉर्म में ही है, मेल्ट हो रखी है वो। लेकिन सतह से ऊष्मा की हानि होती है, ये हमें पता है। तो सबसे पहले बाहर की जो सतह है वो ठंडी होती रही, उसके बाद में और नीचे की जो सतह है पृथ्वी की, वो ठंडी होती रही, और उनका कूलिंग हुआ। और इस कूलिंग की वजह से जो रॉक्स के रूप में जो भी कंपोजिशन था, वो सेटल होने लगा, लिक्विड फॉर्म से वो सॉलिड फॉर्म में सेटल हुआ। लिक्विड जैसे ही कूल होगा, तो हमें पता है कि लिक्विड कूल होकर के क्या बनाएगा? सॉलिड बनाएगा।
और इस लिक्विड में भी कुछ प्रिंसिपल्स काम करते हैं, कुछ मेजर बातें होती हैं जो हमेशा एप्लीकेबल होती हैं कि अगर हम रॉक को या लिथोस्फीयर को या सॉइल को अगर हम केमिस्ट्री के वाइज से देखें कि केमिकली क्या होता है, केमिकली रॉक क्या होता है, केमिकली सॉइल क्या होती है और इसका कंपोजिशन किस चीज से बना होता है, अगर हम उन चीजों को देखें तो हमें पता लगेगा कि इट इज कंपोज ऑफ मिनरल्स। ये बना होता है मिनरल्स से। दीज आर मिनरल्स। क्या आपने कभी मिनरल्स देखे हैं? क्या आपने कभी मिनरल्स देखे हैं? आप में से आंसर दीजिए। आप में से मिनरल नहीं देखे? किसी ने नहीं देखे मिनरल? ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या आपने मिनरल खाए हैं? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आपकी बातें अभी क्लियर हो जाएंगी। देखिए, मैंने पीछे की क्लासेस में जो हमारी बातें हुई वहां हमने ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन, फूड, ऐसी बातें की है। और स्पेसिफिकली आप तो फूड के ऊपर एक बार कंसंट्रेट करो कि फूड को एक बार दोबारा चेक करके आओ कि फूड के रूप में आपने क्या बात की थी। कि फूड के रूप में हमने देखा था कि फूड में दो चीजें हैं, एक मिनरल और दूसरा एनर्जी। और देखा जाए तो ये जो मिनरल्स हैं, यहाँ हमारी जो बात हो रही है, सॉइल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जो बात हो रही हो, या रॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही हो, या लिथोस्फीयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही हो, तो हम मिनरल के लिए जो बेटर वर्ड है वो यूज करेंगे कि दीज आर इनऑर्गेनिक मिनरल्स, दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप क्या समझते हैं इनऑर्गेनिक क्या होते हैं? किसे हम इनऑर्गेनिक बोलते हैं? इनऑर्गेनिक चीजें क्या होती हैं? चलो थोड़े, हाँ बोलिए। कार्बन नहीं हो, ठीक है, कार्बन के बिना वाला भाग होता है। वेरी गुड, अच्छी बात है। हाँ सूरज बोलिए। ठीक है, चलो हमारे पास एक छोटी सी लकड़ी है, वुड। हमारे पास एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा है, वुड। इस लकड़ी के टुकड़े को हम जला देते हैं, हम इसको बर्न करते हैं। बर्न करने पे क्या होगा कि इसमें से धुआं निकल जाता है। लकड़ी को जलाएंगे तो धुआं निकलेगा। दिस इज कार्बन है। लकड़ी में जो कार्बन था वो कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी, क्योंकि बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में दहन नहीं होता। तो जितना भी कार्बन था वो O2 के साथ में जुड़ करके निकल गया। ठीक है, CO2 का बनना एक प्रकार से कार्बन का ऑक्सीडाइजेशन हुआ कि जितना भी कार्बन था वो ऑक्सीडाइज होकर के यहाँ वो सॉलिड था और यहाँ वो गैसियस फॉर्म में डिफ्यूज हो गया, एटमॉस्फेयर में विस्तृत हो गया। ऐसे ही दूसरी और चीजें भी हो सकती हैं, जैसे कोई सल्फर कंपाउंड है वो भी सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में निकल सकता है। तो जो भी ऑक्सीडाइजेबल हैं वो तो ऑक्सीडाइज होकर के गैसियस फॉर्म में निकल जाएंगे। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे इसमें कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं जो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहे। जो ऑक्सीडाइज नहीं होते वो जलाने के बाद में भी क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज ना होकर के सॉलिड ही बने रहेंगे। और वो चीज हमें प्राप्त होती है राख के रूप में।
या ये वो चीजें हैं जो जलाने के बाद में भी नहीं जली। जिनको आपने लकड़ी को जलाया तो जो जो जलने वाला था, ऑक्सीडाइज होने वाला था, वो ऑक्सीडाइज होकर के निकल गया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुई और एक सॉलिड फ्रैक्शन के रूप में हमारे पास अभी भी है। तो यही वो आस या राख है जिसमें ये सारे मिनरल्स हैं। दीज ऑल आर मिनरल्स। तो व्हाट विल हैपन विथ ह्यूमन बॉडी, कि अगर किसी के डेथ होने के बाद में उसकी बॉडी को जलाया जाए तो क्या उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है? क्या सिमिलरली आप उसको हीट करेंगे तो कुछ चीजें ऑक्सीडाइज हो जाएंगी और कुछ चीजें ऑक्सीडाइज होने से बच जाएंगी, दे आर मिनरल्स, एंड वो वहां पे पड़े हैं, जहां पे जलाया गया था उसी जलाने वाली जगह पे वो मिनरल्स पड़े हैं, राइट। और ऐसा ही नहीं कि मिनरल जलाने से ही फ्री होते हैं, ऐसा नहीं कि आपको दिमाग में ये नहीं सेट करना है कि किसी चीज को जलाएं तो ही मिनरल फ्री होते हैं, क्योंकि हमने पीछे बात कर ली है कि जब डिकम्पोजर्स काम करते हैं, जैसे इस लकड़ी के ऊपर डिकम्पोजर काम करें तो वो भी क्या करेंगे, मिनरल्स को फ्री कर देते हैं। ऐसे अगर किसी का बॉडी डिकम्पोज होता है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या कोई और हो, अगर उसके ऊपर डिकम्पोजर्स काम करेंगे तो वो डिकम्पोजर्स वापस मिनरल्स को फ्री कर देते हैं, और ये सभी मिनरल्स सॉइल का पार्ट होते हैं। यानी कि सॉइल है ही मिनरल का गुच्छा, मिनरल का मिक्सचर है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स, कि अनेक प्रकार के मिनरल्स, कितने मिनरल्स, एन टाइप के मिनरल्स, तो अलग अलग प्रकार के मिनरल्स एक साथ एक मिक्सचर के रूप में पृथ्वी की ऊपरी सतह के ऊपर रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़ों का जो पाउडर बना उसके रूप में पाए जाते हैं। दिस इज कि मिनरल है, सॉइल इज मिनरल। रॉक और सॉइल में क्या फर्क है फिर? रॉक भी मिनरल से बना हुआ है, सॉइल भी मिनरल से बना हुआ है, तो रॉक और सॉइल में क्या फर्क हुआ? कोई भी आंसर दीजिए कि रॉक में और सॉइल में क्या अंतर है फिर? गुड, वेरी गुड, करेक्ट आंसर, वेरी करेक्ट। अगर आप बात करें तो मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि हमारे पास जो रॉक है इसमें मिनरल तो हैं, बट दे आर टाइटली बाउंड, फ्री नहीं है, उनके बीच में गैप नहीं है, लूज नहीं है वो। उनको आप हिलाओ तो हिलेंगे नहीं। पत्थर को आप हाथ में ले लीजिए, उसके ऊपर जब तक फोर्स लगाए तब तक टूटेगा नहीं, उसके पार्टिकल हिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन सॉइल में लूजनिंग है, उसमें पार्टिकल टू पार्टिकल जो कनेक्शंस हैं वो टूटे हुए हैं। दिस इज लूज स्ट्रक्चर। तो कंपोजिशन बिल्कुल सेम है कि जैसे आपने चट्टान ली वैसी ही उससे सॉइल प्राप्त होगी, बट चट्टान के अंदर मिनरल्स दे आर टाइटली बाउंड और सॉइल के अंदर दे आर लूज। और लूज होने से बहुत बड़ा फायदा है, लूज होने से बहुत बड़ा फायदा है। चट्टान में मिनरल्स लूज नहीं है तो वो काम का नहीं है, और सॉइल में मिनरल्स हैं वो बिखरे हुए हैं, अलग अलग हैं, सॉलिड नहीं है, बाउंड नहीं है, लूज हो रखे हैं, हिल जाते हैं। आप हाथ लगाएंगे तो मिट्टी हिल जाती है, हवा से मिट्टी हिल जाती है, पानी से मिट्टी हिल जाती है। तो ये जो हिलने की इसके पास पावर आ गई कि ये लूज है, इससे इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट क्रिएट हो गया। तो क्या बेनिफिट क्रिएट हो गया? आपको क्या लगता है कि इसकी लूज नेचर से क्या फायदा है? किस काम की है ये लूज नेचर? एनीवन? रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिनरल्स को उठा सकते हैं। चलो इसको, इस चीज को मैं आंसर नंबर 2 पे शिफ्ट कर देता हूँ कि ये पहला आंसर नहीं होगा, ये तो दूसरा आंसर होगा। पहला आंसर तो आपको अभी देना है।
और अच्छे से थोड़ा सोचिए कि इस चीज को आप किस प्रकार से और बेटर बता सकते हैं, कि और क्या बता सकते हैं इस बात के लिए जो आपसे पूछी गई है। देखो, लूज होने से जो फायदा हुआ है वो ये है कि यहाँ पे पार्टिकल दूर दूर हो गए, उनके बीच में जगह है, पार्टिकल्स के बीच में क्या है, जगह आ गई है। तो ये जगह किसी काम की है क्या? ये पार्टिकल, हालांकि मैंने तो सारे एक जैसे बनाए, लेकिन इनकी शेप अलग अलग हो सकती है, इनका साइज अलग अलग हो सकता है, इनकी हार्डनेस अलग अलग हो सकती है, वो सब चीजें हैं सॉइल में, वो पैरामीटर्स रहेंगे। ये केवल समझने के लिए हमने इनको एक जैसा सा बना दिया, बाकी आप इनके अलग अलग डिजाइन भी बना सकते हैं। तो इनके बीच में जो जगह आई है, क्या ये जगह किसी काम की है? ये वाली जगह क्या काम की है? और यानी कि ये जो इंटर पार्टिकल स्पेस बना है, इसको हम क्या बोलेंगे? इंटर पार्टिकल स्पेस। पार्टिकल्स के बीच का, सेल्स के बीच में स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटर सेलुलर स्पेस, और इसे बोलेंगे इंटर पार्टिकल स्पेस। तो इंटर पार्टिकल स्पेस एक ऑप्शन है, वहां पे एक स्पेस है, वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम के अंदर पानी भी आ सकता है, वाटर या सॉइल वाटर, जो सपोर्ट करेगा। यहाँ पे गैसेज भी आ सकती हैं, यस, वो सपोर्ट करेंगी। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपना घर भी बना सकता है, यस, माइक्रोब्स यहाँ पे रह सकते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी आ गई है। ये जो स्पेस है, ये स्पेस एक्चुअल में फायदा है कि यहाँ पे ये सारी चीजें आ सकती हैं, और ये सारी चीजें आएंगी तो हम देख सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो पूरे ग्लोब के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि पौधों को कोई फायदा है क्या इस बात का? यस, प्लांट्स को इसका बहुत बड़ा फायदा है कि पौधों को अगर फायदा है तो पूरी सृष्टि को फायदा होने वाला है, पूरे ब्रह्मांड को फायदा होने वाला है, पूरे इकोस्फीयर को फायदा होने वाला है। यस, प्लांट्स को बहुत बड़ा फायदा है। और क्या फायदा है? कि उनकी जड़ें, उनकी जो रूट्स हैं वो इसको यूज करती हैं। चट्टान में जड़ें नहीं जा सकती, जड़ों को ग्रो करने के लिए स्पेस चाहिए, वहां पे ऑक्सीजन भी चाहिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए वहां पे थोड़ी बहुत एयर भी होनी चाहिए, गैसेज भी होने चाहिए, वहां पे जड़ों को सपोर्ट करने वाले, इवन न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करने वाले माइक्रोब्स भी आसपास हो तो बेटर होगा, वहां पे पानी हो तो पौधे के लिए बेटर होगा। यानी कि ये सब कुछ पौधों को कैसे मिलता है? इंटर पार्टिकल स्पेस से। यानी कि इंटर पार्टिकल स्पेस ने पौधों को ग्रो करने की परमिशन दी है कि अगर चट्टान ही चट्टान होती, इनके बीच में लूजनिंग ना आती और इंटर पार्टिकल स्पेस ना होते, तो पौधे अपनी जड़ें विकसित नहीं कर पाते। क्या किसी भी प्रकार के पौधे नहीं होते? मान लीजिए एक बार हम ऐसे कह देते हैं कि जब से धरती बनी तब से आज तक चट्टानें टूटी ही नहीं टूटी, किसी भी कारण से हमने कल्पना कर ली कि नहीं टूटी, तो मिट्टी बनी ही नहीं, सॉइल का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ, तो वहां पे क्या अब पूरी धरती के ऊपर पौधे होंगे ही नहीं? अच्छा, आप कह रहे हैं कि चट्टान के ऊपर ऊपर जो ग्रो कर सकते हैं वो हो जाएंगे, ठीक बात है, लाइकेन हो सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हो सकते हैं। अभी भी आप एक चीज मिस कर रहे हो कि ये चीजें जो सॉइल के आप बात कर रहे हो, ये केवल हमें ज्यादा अच्छे तरीके से कहाँ फोकस कर रही है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे फोकस कर रही है। स्थलीय आवासों के अंदर ये बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन अगर हम ओशियन को देखें, एक्वेटिक सिस्टम्स को देखें, तो वहां पे ये इंटर पार्टिकल स्पेस इतना जरूरी नहीं है, वहां सारी लाइफ पानी में ही सपोर्ट रहती है। अगर हम ओशियन सिस्टम्स की बात करें तो वहां पे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट ये हम स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के हिसाब से सोचते हैं और एज्यूम करते हैं। तो फिर भी आफ्टर ऑल हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जो टेरेस्ट्रियल पौधे हैं, स्थलीय आवासों में मिलने वाले जो पौधे हैं,
जिनमें जड़ें पाई जाती हैं। हालांकि जड़ों वाले पौधे वो हमें कल हमने बात की थी कि हमारा जो लिटोरल जोन था उसमें भी हमारे पास जड़ों वाले पौधे आए थे। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं जिनमें जड़ें पाई जाती है। तो जड़ों का अस्तित्व है और जड़ों का विकास और जड़ वाले पौधे पाए जाएंगे, ये बिल्कुल इस चीज पे डिपेंड करता है कि जड़ें तभी होंगी जब जड़ों के लिए वहां पे सॉइल हो। तो सॉइल जहाँ पे है वहां पे जड़ वाले पौधे हो सकते हैं, जहाँ पे सॉइल ही नहीं है तो वहां पे जड़ वाले पौधे कभी नहीं हो सकते। तो वहां पे तो बिना जड़ वाले पौधे होंगे। तो बिना जड़ वाले पौधे कौन से होते हैं? अब तो आपको काफी सारी बॉटनी आती है, तो आप बता सकते हैं कि बिना जड़ वाले पौधे कौन से होते हैं? ऐसे पौधे जिनमें जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती उनको क्या कहते हैं? ऐसे पौधे जिनमें जड़ तना पत्तियां नहीं पाई जाती उनको क्या कहते हैं? हाँ, थैलॉइड बॉडी जिनके पास होती है। लाइकेन के पास थैलस है, ब्लू ग्रीन एल्गी के पास थैलस है। हालांकि उस थैलस में फिलामेंट्स वगैरह हो सकते हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन अगर जड़ तना पत्ती के रूप में विभेदन नहीं है तो दे आर थैलॉइड बॉडी। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो सॉइल है वो सॉइल अपने आप में रॉक से बना हुआ एक पाउडर है जिसमें मिनरल्स हैं वो लूज हो रखे हैं, और लूज होने की वजह से वहां पे इंटर पार्टिकल स्पेस बना हुआ है, और इंटर पार्टिकल स्पेस में वहां पे जो प्लांट्स हैं इन प्लांट्स को अपनी जड़ों का विकास करने की परमिशन दे रखी है। ये लाइन एक्चुअल में किसके लिए? रूट्स के लिए, कि पौधों की जड़ें विकसित हो सकती हैं। और अगर पौधे की जड़ें विकसित हो जाती हैं तो पौधा भी डेवलप हो जाएगा और पूरा फूड चेन सपोर्ट किया जाएगा, पूरा इकोसिस्टम है वो सपोर्ट किया जा सकता है। अब हम कुछ टेक्निकल बातें कर लेते हैं कि हम कुछ टेक्निकल चीज जो यहाँ पे हम साथ में जोड़े ताकि हमारा जो सब्जेक्ट का पूरा फ्रेम है वो हमारा डिस्कस होता रहे। तो एक तो वर्ड आता है सॉइल की स्टडी। सॉइल की स्टडी को हम क्या कहते हैं? सॉइल स्टडी, जैसे सॉइल अपने आप में एक साइंस है, सॉइल साइंस। सॉइल अपने आप में एक साइंस है। तो सॉइल साइंस को हम टेक्निकली क्या कहते हैं? जैसे प्लांट साइंस को बॉटनी कहते हैं, वैसे सॉइल साइंस को क्या कहते हैं? यस, पीडोलॉजी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड आंसर। और दूसरा आता है कि सॉइल तो बनती है, सॉइल का तो फॉर्मेशन होता है कि रॉक होती है, रॉक टूटती है और उसके टूटने से उसका लूज वाला पार्ट सॉइल क्रिएट होता है। तो सॉइल एक नतीजा है, सॉइल तो एक रिजल्ट है। किसका रिजल्ट है? चट्टान के टूटने का रिजल्ट है। चट्टान सॉइल का फादर है, पेरेंटल होता है इसका। चट्टान जिससे बनी है, जैसे मान लो कि यहाँ पे मान लीजिए कि निकल ज्यादा है या लोहा इसमें ज्यादा है, तो यहाँ जो सॉइल बनेगी उसमें निकल और लोहे की मात्रा ऑब्वियसली ज्यादा होगी। सॉइल का कलर हमें रेड भी दिखाई दे सकता है कि जो आयरन के ऑक्साइड्स हैं वो रेड कलर के होते हैं। तो जैसी रॉक, जैसा फादर वैसा ही उसकी संतान। तो जैसी रॉक वैसे ही वहां से बनने वाली सॉइल होगी। तो इट इज ए प्रोसेस कि यहाँ से यहाँ तक ये तो एक पूरी प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ सॉइल। दिस इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट ऑफ सॉइल। दिस इज सॉइल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ सॉइल। तो डेवलपमेंट ऑफ सॉइल को हम एक टेक्निकल वर्ड दे देते हैं, दिस इज पीडोजेनेसिस। तो पीडो तो अपन वहीं से ले लेंगे, और जेनेसिस को हम बोलते हैं फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के लिए वर्ड यूज होता है जेनेसिस। जेनेसिस आपने बहुत जगह पढ़ा है, जब भी आपने कोई मैकेनिज्म पढ़ी है तो वहां पे आपने जेनेसिस वर्ड यूज किया। दिस इज एक प्रोसेस जिसमें कुछ बनता है, बनाने वाली कोई प्रोसेस होती है, दैट इज जेनेसिस। और दिस इज फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, दिस इज पीडोजेनेसिस। कैसे होगी? चट्टान टूट करके लूज फॉर्म में जो मिनरल्स हैं उनके जो लूज फ्रैक्शन, लूज जो मिक्सचर बनाती है, उस मिक्सचर के बनने तक का पूरा एपिसोड
क्या कहलाता है? डेवलपमेंट ऑफ सॉइल। अब हम इस डेवलपमेंट ऑफ सॉइल को भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि पीडोजेनेसिस के दौरान क्या होता है, या पीडोजेनेसिस कैसे होती है, या ऐसा क्या होता है कि चट्टान टूट जाए और टूटने से सॉइल बन जाए। तो रॉक की जो मुख्य विशेषता है कि वहाँ पे हमारे मिनरल्स टाइटली बाउंड है। रॉक को हमने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि यहाँ पे मिनरल्स तो हैं, बट मिनरल्स कैसे हैं? दे आर टाइटली बाउंड। मिनरल्स प्रेजेंट है, बट प्रॉब्लम क्या है? दे आर टाइटली बाउंड मिनरल्स। और टाइटली बाउंड मिनरल्स का मतलब ये है कि इन मिनरल्स के बीच में स्पेसिफिक बॉन्ड्स हैं। एक मिनरल दूसरे मिनरल से जुड़ा हुआ है तो देयर आर स्पेसिफिक बॉन्ड्स, तो इनके बीच में बंधन है, और बॉन्ड को तोड़े बिना आप इनको लूज नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम क्या है कि बॉन्ड शुड बी डिस्टर्ब, बॉन्ड टूटने चाहिए। और बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें देनी पड़ती है एनर्जी। क्या देनी पड़ती है? एनर्जी। विदाउट एनर्जी हम किसी भी बॉन्ड को नहीं तोड़ सकते, और हम कह सकते हैं कि जब तक कोई एप्रोप्रिएट मात्रा में, जितनी जरूरी है उतनी मात्रा में अगर कोई एनर्जी प्रोवाइड ना हो तो कोई भी बॉन्ड टूटता नहीं है। तो बॉन्ड को अगर तोड़ना है, रॉक को तोड़ना है, तो उनके मिनरल्स के बीच के बॉन्ड को तोड़ना है, और बॉन्ड को तोड़ना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, या एनर्जी वहां पे हो तभी बॉन्ड टूटेंगे। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर एनर्जी हो तो ये बॉन्ड टूटेंगे, अदरवाइज ये बॉन्ड नहीं टूटेंगे। और ये जो एनर्जी जो रॉक्स को तोड़ने के लिए कंपलसरी होती है, ये अलग अलग रूपों में हो सकती है। एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स हैं कि इनसे ये काम हो सकता है बॉन्ड्स को तोड़ने वाला। ये कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है? वन इज फिजिकल एनर्जी, भौतिक ऊर्जाएं, फिजिकल। नंबर 2 केमिकल, रासायनिक। और नंबर 3 बायोलॉजिकल। नंबर 3 इज बायोलॉजिकल। तो 3 प्रकार से ये एनर्जीज काम करती है। बायोलॉजिकल लास्ट। तो 1 इज फिजिकल, 2 इज केमिकल, एंड 3 इज बायोलॉजिकल। अब आपसे 1 बाय 1 करके हम इनकी बातें करेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि फिजिकल फोर्सेस कौन से। इन एनर्जी को हम फोर्स बोल सकते हैं, एनर्जी को हम दूसरा वर्ड क्या दे सकते हैं? फोर्स। तो फिजिकल फोर्सेस या फिजिकल फोर्सेज में ऐसी क्या चीजें अपन ले सकते हैं जो किसी रॉक को तोड़ने का काम कर सकती हैं? फिजिकल फोर्स में आप ऐसा कुछ एग्जांपल दीजिए कि आपके दिमाग में ऐसा आ रहा हो कि सर ये फिजिकल फोर्स है, इससे चट्टान है उसके टुकड़े हो सकते हैं। यानी कि वाटर फ्लो जो हो रहा है, तेज पानी जो बह रहा है, वाटर की जो गति है, वो गति एक प्रकार से फिजिकल फोर्स है, काइनेटिक एनर्जी है, और उस काइनेटिक एनर्जी से चट्टान के टुकड़े हो सकते हैं। सही बात है। और कुछ? भूकंप से हाँ तोड़ सकते हैं। ज्वालामुखी से कैसे करोगे? मतलब थोड़ा सा समझाओ तो सही। ज्वालामुखी से कैसे? कोई चट्टान कैसे टूटेगी ज्वालामुखी से? थोड़ा सा जस्टिफाई तो लगना चाहिए कि हम जो बात बोल रहे हैं वो जम जाएगी। हाँ चलो इस एंगल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल इस एंगल से भी जोड़ सकते हैं कि वहां पे जो हलचल होती है उससे चट्टानें टूट सकती हैं। ठीक है, वोल्केनो इरप्शन मैं लिख देता हूँ। और कुछ?
टेम्परेचर से टूट जाएगी, सनलाइट पड़ रही है, लगातार धूप पड़ रही है, क्या उससे चट्टान टूट सकती है? क्या सनलाइट से टूट जाएगी ना? यस। तेज हवा से भी टूट सकती है क्या? विंड। कोई उल्का पिंड आकर के टकराता है तो टूट जाएगी चट्टान? अगर कोई उल्का पिंड आकर के टकरा जाए, टकरा सकता है, यस। मीटेओराइट्स तो आते रहते हैं, जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब से बहुत मीटेओराइट आते थे, अब तो कम आने लग गए। यस, वो भी हो सकता है, एस्टेरॉइड्स वगैरह आ सकते हैं। तो हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, इनमें ना कोई केमिकल है ना कोई ऑर्गेनिज्म है, दीज ऑल आर फिजिकल नॉन लिविंग चीजें हैं, और बिना किसी केमिकल रिएक्शन के ये सब हो रहा है। दीज आर फिजिकल फोर्सेस। क्या इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, क्या वो भी काम कर सकता है? यस, पहाड़ की ऊंचाई के ऊपर कोई चट्टान है और हल्की सी वो खिसक जाए और फिर वो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स से खींची आए तो नीचे आने तक तो उसके बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं। तो लैंड स्लाइडिंग, इसके लिए आप क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? लैंड स्लाइडिंग की जो भूस्खलन होता है वो भी ऐसे काम कर सकता है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ना तो केमिकल है ना बायोलॉजिकल है, बट स्टिल उनमें इतनी पावर है। दिस इज द एनर्जी, दिस इज द फोर्स, दिस इज द पावर। उनमें इतनी पावर है कि वो किसी चट्टान के टुकड़े कर सकते हैं, और ये टुकड़े दे आर पीसेस, दे आर पीसेस, वो चट्टान के टुकड़े कर देंगे। ऐसे ही कुछ केमिकल्स भी हो सकते हैं, कुछ केमिकल भी हो सकते हैं क्या? जैसे कि हम्म, देखो हम लोग केमिस्ट्री लैब में जब केमिकल मंगवाते हैं तो केमिकल तो बहुत महंगे आते हैं। तो चट्टानों को तोड़ने के लिए केमिकल कौन ला ला के डाल रहा है? वहां कौन केमिकल डालता है? हाँ, लाइकेन वगैरह भी आप बोल सकते हैं, लाइकेन है, दूसरे ऑर्गेनिज्म और भी हो सकते हैं जो स्पेसिफिक प्रकार के केमिकल्स को सीक्रेट करते हैं, केमिकल्स जो स्रावित जिनसे होते हैं। और इवन क्या ऐसा भी हो सकता है कि बारिश हो रही है और उसमें कोई केमिकल और उससे भी चट्टान धीरे धीरे टूट रही हो? हैं? लंबी बारिश क्यों? खट्टी बारिश नहीं हो सकती क्या? एसिड रेन नहीं हो सकती? एसिड रेन नहीं हो सकती है जिसमें सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, वो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड इनमें कन्वर्ट हो जाएं, पॉल्यूटेंट्स हैं उनसे ऐसे एसिड बन जाएं, तो क्या एसिड रेन ऐसे काम कर सकती है? यस, वो भी ऐसे काम कर सकती है। तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज हैं, बहुत सारे केमिकल्स हैं, उनकी वेपर्स हैं, वो भी आपस में इंटरेक्ट करके ऐसे केमिकल इंटरेक्शन कर सकती हैं जिनसे चट्टान है वो टूट सकती है। तो देयर आर सो मेनी केमिकल थिंग्स, केमिकल फोर्सेस भी ऐसे बहुत सारे हैं। और इवन कुछ बायोलॉजिकल चीजें भी होती हैं। बायोलॉजिकल चीजें में जैसे आप लोग अभी लाइकेन को बोल रहे हैं, यस वो इसमें आ जाएगा। जो छोटे प्लांट्स हैं उनकी जो जड़ें हैं वो इसमें आ सकती हैं कि वो जैसे चट्टान के बीच में हल्की सी दरार होती है उसमें अगर वो ग्रो करेंगे तो दरार को और थोड़ा सा ब्रॉड। पत्थर चट्टा का पौधा भी तो होता है, बिल्कुल होता है। तो उससे क्या करें हम यहाँ पे? उसका यहाँ पे क्या करें बता? तो वो तो हर पौधे की जड़ें तोड़ेंगे ना। अगर पत्थर चट्टे की जगह पे अगर आप वहां पे बरगद का पेड़ लगा दें और अगर बरगद लगेगा तो क्या वो चट्टान को नहीं तोड़ेगा? वो भी तोड़ेगा। नहीं, बिल्कुल पत्थर पे तो कैसे उगेगा? कहाँ देखा आपने कि बिल्कुल पत्थर पे उगा है, मिट्टी है ही नहीं, कोई दरार भी नहीं है? ऐसा तो नहीं होगा। ऐसे तो लाइक नहीं कर सकते हैं, तभी तो वो सक्सेशन में पायनियर के रूप में आते हैं।
हाँ, थोड़ी बहुत गुंजाइश है तो किसी की जड़ पहुंचने की गुंजाइश है तो जड़ वाला पौधा उगेगा। अगर जड़ों के लिए गुंजाइश ही नहीं है तो फिर जड़ कहाँ जाएगी उसके, बाहर रहेगी तो सूख जाएगी जड़ें। तो हो सकता है कि आपको वो चीज ना दिख रही हो कि इसकी जड़ कहाँ जा रही है, लेकिन कोई ना कोई दरार तो वहां पे है जिसमें जड़ें गई हुई है, राइट। जिसका काम जड़ों के बिना नहीं चलता उसको तो जड़ें निकालनी पड़ेंगी, और जड़ें निकालेगा तो उसको जगह चाहिएगी, जगह चाहिएगी तो वहां कोई ना कोई तो होना चाहिए स्पेस ऐसा। तो डेफिनेटली वहां पे दरारें होते हैं जिनको क्रेविसेज बोलते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं। तो हम कह रहे हैं कि फिजिकल फोर्सेस, केमिकल फोर्सेस एंड बायोलॉजिकल फोर्सेस, दीज ऑल आर फोर्सेस। इन सबको अपन फोर्स बोलते हैं, ताकत है ये, अलग अलग प्रकार की ताकतें हैं। और इन ताकतों की वजह से ये जो फोर्सेज हैं, ये फोर्सेज क्या करते हैं, रॉक्स को तोड़ते हैं। और चट्टानों का जो टूटना होता है, चाहे वो फिजिकल फोर्स से टूट रही हो, चाहे वो केमिकल फोर्स से टूट रही हो, चाहे वो बायोलॉजिकल फोर्स से टूट रही हो, उसे अपन बोलते हैं विदरिंग। उसे अपन क्या बोलते हैं, विदरिंग। चट्टानों के टुकड़े होना, विदरिंग। दिस इज रॉक विदरिंग। तो रॉक विदरिंग होगी, और रॉक विदरिंग के लिए फिजिकल फोर्स भी काम करते हैं, केमिकल भी करते हैं, बायोलॉजिकल भी करते हैं। और दूसरी चीज ऐड कीजिए उसमें, अकेला फिजिकल भी काम कर रहा है ऐसा भी हो सकता है, अकेला केमिकल ही काम कर रहा है ऐसा भी हो सकता है, अकेला बायोलॉजिकल काम कर रहा है ऐसा ही हो सकता है। हाँ, फिजिकल और केमिकल दोनों काम कर रहे हैं कहीं पे ऐसा भी हो सकता है, फिजिकल और बायोलॉजिकल आपस में काम कर रहे हैं ऐसा भी हो सकता है, केमिकल फिजिकल बायोलॉजिकल तीनों एक साथ काम कर रहे हैं ऐसा भी हो सकता है। तो दीज आर थ्री, 1 2 एंड 3। तीनों इंडिपेंडेंट भी काम कर सकते हैं, तीनों साथ में भी काम कर सकते हैं। ये कम ज्यादा भी हो सकते हैं, हो सकता है कि किसी जगह पे विदरिंग चल रही है, वहां पे बायोलॉजिकल बहुत मामूली सा हो रहा है, केमिकल और फिजिकल ज्यादा चल रहा है। हो सकता है कि कहीं पे फिजिकल ज्यादा चल रहा है, वहां पे केमिकल और बायोलॉजिकल नामात्र का भी नहीं हो रहा है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन कि जहां पे विदरिंग चल रही है, जिस जगह पे विदरिंग चल रही है, उस जगह पे हमारे पास फिजिकल फोर्सेस किस प्रकार के हैं, कैसे वो काम कर सकते हैं, केमिकल फोर्सेज वहां पे हैं या नहीं है तो किस प्रकार के हैं, और बायोलॉजिकल फोर्सेज वहां पे किस प्रकार के हैं तो उनकी उपस्थिति क्या है, किस प्रकार के हैं, कितनी मात्रा में है। इस पे डिपेंड करेगा कि वहां पे विदरिंग में अकेला कोई फोर्स काम कर रहा है या सारे फोर्स मिलकर के कलेक्टिवली काम कर रहे हैं। बट 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 क्या होगा, अगर अकेला काम करे या किसी के साथ में काम करे या सारे मिलके काम करें, काम होगा, यानी कि विदरिंग होगी। और विदरिंग होगी इट मीन्स रॉक विदरिंग में जा रही है। और रॉक अगर विदर्ड होगी, रॉक अगर टूटेगी, उसका अगर क्षरण होगा, टूटेगी, धीरे धीरे वो पीसेज में कन्वर्ट होगी, तो दिस विल बी गो फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। तो सॉइल पार्टिकल्स बनेंगे। अब आपने जैसे मान लीजिए कि आप घर पे कुछ ले आते हैं, मान लीजिए कि आपने घर पे आप बाजार से मिश्री लेकर के आ गए। मिश्री एक प्रकार का रोक जैसा फीलिंग आपको दे रहा है कि वो एकदम से सॉलिड है, और आप उसको कूट रहे हैं और कूट करके उसका चूर्ण बना रहे हैं। तो अब आप ये है कि आपने अभी अभी उसको कूटा है, थोड़ी सी आपने चोट लगाई है तो उसकी विदरिंग हल्की सी हुई है, वो थोड़ी कम टूटी है, और आपने काफी देर से उस पर विदरिंग चल रही है, फोर्सेज आप लगा रहे हैं, तो उसका फाइन पाउडर बन जाता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन कि कितना टाइम हो गया पीडोजेनेसिस को। पहली बात तो क्या है कि पीडोजेनेसिस के दौरान विदरिंग को कौन से फैक्टर कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, और ये सब चल कितने टाइम से रहा है, कब से ये विदरिंग होती आ रही है, कब से ये फोर्सेस काम करते आ रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि विदरिंग किस लेवल पे पहुंच गई। पार्टिकल्स और छोटे और छोटे और छोटे ऐसे होते होते कितने छोटे हो गए, दिस डिपेंड्स ऑन द सॉइल टाइप। उससे हम पता लगा सकते हैं कि वहां पे किस प्रकार की मिट्टी होगी, सॉइल टाइप कैसा होगा। तो डेफिनेटली ये एक बड़ा पार्ट है और ये एक पाउडर फॉर्म है, एक टाइटली पैक्ड भाग है, ये लूज पार्टिकल्स हैं।
यहाँ से यहाँ पहुंचने में इसको तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने के लिए केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल इन प्रोसेस को लगातार काम करना पड़ता है, टाइम के साथ लगातार काम करना पड़ता है। तो कितने फोर्स थे, किस प्रकार के फोर्स थे, उनका लेवल कैसा था, उनने असर कैसे डाले, और ये सब कितने टाइम से हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस प्रकार की सॉइल हमें मिलने वाली है। ठीक है। एक चीज और आप इसमें ऐड कर दीजिए कि जब हम बात कर रहे हैं कि रॉक को सॉइल में जब कन्वर्ट किया जा रहा है तो फोर्सेस काम करते हैं। फिजिकल फोर्स में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पे तो कुछ ऐसी ताकतें हैं ना, वो केमिकली कुछ करती हैं ना वहां पे बायोलॉजिकली कुछ होता है। तो वहां तो जैसे मिनरल थे वो सेम मिनरल सॉइल में रह जाएंगे। लेकिन अगर केमिकल विदरिंग होती है तो सॉइल के मिनरल्स में कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है। और अगर बायोलॉजिकल विदरिंग होती है तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स उस दौरान थे वहां पे, जब पीडोजेनेसिस हो रही थी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जब प्रेजेंट थे तो ये विदरिंग एक दिन में नहीं होती, ये कई सालों में होती है। इसमें बहुत लंबा टाइम लगता है। तो इतने लंबे टाइम के अंदर इन जीवों की बहुत सारी पीढ़ियां वहां पे हो रही होती हैं, और इसका मतलब इनकी बहुत सारे जो पीढ़ियां हुई थी तो वहां पे डेथ भी हुई है, ऑर्गेनिज्म के भाग भी गिरे हैं, तो इनके डैब्रिसेज भी गिरते रहते हैं। इनके जो अवशेष हैं डैब्रिस, वो वहां पे गिरते रहते हैं, वो डिकम्पोज भी होते रहते हैं, वो गिरेंगे भी, टूटेंगे भी और डिकम्पोज भी होंगे, और उनके डिकम्पोज होने से सॉइल के अंदर ये जुड़ते भी चली जाएंगे। तो अगर ये सब होगा तो हम देख पा रहे हैं कि अकेले मिनरल ही नहीं है अब यहाँ पे, ओनली मिनरल ही नहीं है, मिनरल के साथ में जो डैब्रिस आया उसमें ऑर्गेनिक चीजें भी अब जुड़ जाएंगी। तो सॉइल जब बनकर के तैयार आएगी, जब बनेगी, तो हम देख पा रहे हैं कि उसमें ओनली मिनरल नहीं है, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी आ गए हैं, क्योंकि इस दौरान पीडोजेनेसिस के दौरान इसने जीवों को सपोर्ट किया था, और वो जीव जब यहीं पे खत्म हुए, उनके भाग यहीं पे गिरे, तो उनके डैब्रिसेज से निकलने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनको आप ह्यूमस के रूप में जानते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, दे आर नोन एज ह्यूमस। तो ह्यूमस के रूप में जो भी पदार्थ हैं वो सॉइल का हिस्सा बन जाते हैं। तो जैसी रॉक वैसे मिनरल, यस, लेकिन उसके साथ में कुछ चेंज केमिकल से भी हो सकते हैं, यस, थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। हाँ, उसमें ऑर्गेनिक चीजें जुड़ जाएंगी, यस, अगर वहां पे बायोलॉजिकल फैक्टर्स ने काम किया है, ऑर्गेनिजम्स ने काम किया, उनके डैब्रिसेज वहां पे रहे हैं, तो डेफिनेटली वो सारी ऑर्गेनिक चीजें भी सॉइल का जो मिक्सचर हमारे पास आ रहा है उसमें वो प्रेजेंट होने हैं। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ पीडोजेनेसिस, कि पीडोजेनेसिस के दौरान देखा जाए तो आपको जो अपना जो आंसर डिजाइन करना होता है उसमें आपको फिजिकल फोर्सेस के बारे में बताना होता है, केमिकल फोर्सेस के बारे में बताना होता है, बायोलॉजिकल फोर्सेस के बारे में बताना होता है। ये फोर्सेस अकेले भी काम कर सकते हैं, कलेक्टिवली भी काम कर सकते हैं, इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है। देन आफ्टर जो सॉइल बनती है वो क्या चीज होती है, उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो सब भी ऐड हो जाते हैं। और फिर वो जो बाकी चीजें थी कि जब रॉक से सॉइल बन जाती है तो हमारे पास एक फाइन फ्रैक्शन आ जाता है कि एक छोटा भाग है, रॉक का टूटा हुआ भाग है, वो हमारे पास आ जाता है, जिसके अंदर जो मिनरल्स हैं वो लगभग फ्री हो गए, पार्टिकल्स के रूप में आए हुए हैं, और साथ में जो ऑर्गेनिक चीजें हैं वो भी इसमें जुड़ जाती है। अब हम बात करते हैं कुछ सॉइल टाइप्स की। तो यहाँ पे ये आपकी बुक्स में भी दिया हुआ होता है, और आपको ये चीज ध्यान भी रखनी होती है कि ये कुछ स्पेसिफिक टाइप्स हैं सॉइल की जिनको आपको ध्यान देना है। वन इज सैंड, दूसरा है सिल्ट, और तीसरा है क्ले। इन चीजों को समझने के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक बातें हैं वो ध्यान रखनी है कि अगर हम बात करें पार्टिकल साइज की, कि जो सॉइल का जो पार्टिकल है वो पार्टिकल का डायामीटर, पार्टिकल की जो साइज है, पार्टिकल साइज, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टिकल साइज। तो पार्टिकल साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस क्रम में ये पार्टिकल साइज इस प्रकार से है।
सबसे छोटे पार्टिकल सबसे नीचे वाली टाइप में है और सबसे बड़े पार्टिकल सबसे ऊपर वाली टाइप में हमें मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे छोटे पार्टिकल जिसके होते हैं। तो सबसे छोटे पार्टिकल वाली सॉइल को हम बोलते हैं क्ले। जो क्ले जो मिट्टी होती है, इसके पार्टिकल की जो एवरेज साइज होती है, ये चीज आपसे कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए आपको बिल्कुल क्लियर ध्यान देना है कि पार्टिकल साइज क्या होती है। दिस वन इज द पार्टिकल साइज 0.02 मिलीमीटर से छोटी, दिस इज लेस देन, कि इससे भी छोटे होते हैं। तो हमारी जो चिकनी मिट्टी होती है क्ले के लिए, हम जो मोस्टली जो चिकनी मिट्टी जो आपके इस एरिया में भी काफी कॉमनली पाई जाती है, दिस इज मोस्ट फाइन सैंड, सबसे छोटे जो कण जिस मिट्टी में होते हैं, दैट इज क्ले सॉइल। तो दिस इज क्ले सॉइल। पार्टिकल साइज क्या रहेगी 0.02 मिलीमीटर। इससे थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल साइज जो होता है, सैंड से छोटा और क्ले से बड़ा, दैट इज फॉर सिल्ट। इस मिट्टी को हम बोलते हैं सिल्ट। और सिल्ट में क्या रहेगा कि ये 0.05 मिलीमीटर से लेकर के 0.02, ये वाला जो था, अगर इससे छोटा होगा तो हम यहाँ आ जाएंगे क्ले के अंदर। और 0.05 मिलीमीटर से अगर क्ले की साइज जो होती है उसके बीच में जो पार्टिकल साइज आ जाएगी, उसको हम बोलेंगे सिल्ट। और अगर पार्टिकल साइज 0.05 mm से बड़ी है, 0.05 mm से बड़ी है, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं है, ऐसे तो आप पूरा पत्थर रख देंगे तो वो सैंड नहीं है, दैट इज 2 मिलीमीटर। तो 2 मिलीमीटर से लेकर के अगर 0.05 मिलीमीटर तक का पार्टिकल डायमीटर साइज अगर एवरेज आता है, तो हम उस मिट्टी को बोलेंगे सैंड। तो सबसे फाइन पार्टिकल साइज लेस देन 0.002, दिस इज फॉर क्ले सॉइल। और अगर पार्टिकल साइज 0.05 से 0.002 हो, सिल्ट। और अगर 2 मिलीमीटर से 0.05 हो तो बोलेंगे सैंड। और इससे भी बड़ा हो, अगर 2 मिलीमीटर से भी बड़ा हो तो वो कॉर्स सॉइल होती है। इससे बड़ी आ जाए कॉर्स सॉइल, और भी बड़ी है वो कॉर्स साइज। और इस कॉर्स से भी बड़ा साइज हो तो उसको हम बोलेंगे पेबल, कंकड़ पत्थर, पेबल। वन देयर वाज ए क्रो, आपने स्टोरी पढ़ी है ना, उसमें आते हैं It flew here and there in search of water। तो उसने क्या उठाए थे, पेबल्स, कंकड़ पत्थर। तो वो पार्टिकल तो है, वो रॉक के टुकड़े तो हैं, बट उनकी साइज बहुत बड़ी है। हम जो स्टैंडर्ड साइज जो सैंड तक की लेते हैं उनसे बड़े साइज होते हैं। कॉर सैंड है या पेबल्स हैं, स्टोन्स वगैरह आ जाएंगे, उसके बाद में स्टोन आ जाएंगे। तो वो प्लांट ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन को ध्यान ये देना है कि हमें पार्टिकल साइज क्लियर रहनी चाहिए, कौन सी पार्टिकल साइज होती है, और पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग जो पर्टिकुलर सॉइल टाइप होती है उसका नाम क्या होता है, कि किस प्रकार की सॉइल में पार्टिकल साइज किस प्रकार से रहता है। तो दिस इज द सबसे बड़ी साइज सैंड के लिए, दिस इज फॉर सिल्ट एंड दिस इज फॉर क्ले सॉइल। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम यहाँ तक की बातों को इंक्लूड कर लेते हैं कि हमने रॉक क्या है उसकी बातें कर ली, इसके बाद में कैसे उससे सॉइल बनती है वो हमने डिस्कस कर लिया, कैसे फैक्टर्स काम करते हैं वो हमने बातें कर ली, इंपॉर्टेंस क्या होता है वो हमने बातें कर ली। और उसके बाद में इसका जो पार्टिकल साइज है उसको लेकर के टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं ये हमने बातें कर ली। और एक जो बड़ी चीज जो हमें पता रहनी चाहिए वो ये थी कि सॉइल अपने आप में एक वर्ड है, पूरी दुनिया होती है सॉइल अपने आप में। क्यों आपने ऐसा कह दिया था, क्योंकि सॉइल में उसका खुद का स्ट्रक्चर है, सॉइल में उसकी खुद की गैसेज है, सॉइल का अपना गैसेज एनवायरनमेंट होता है, सॉइल में उसका खुद का बायोटा होता है, उसके माइक्रोब्स हैं, स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सॉइल का हिस्सा होते हैं, उसका खुद का बायोटा है, उसमें अपना खुद का पानी है, वाटर भी है, सॉइल वाटर, उसमें अपना खुद का पानी का सिस्टम भी है।
तो उसमें खुद का लिथोस्फीयर का भाग भी है, उसमें एटमॉस्फेयर का भाग भी है, उसमें बायोस्फीयर भी है, उसमें हाइड्रोस्फीयर भी है। और यही तो होता है सारी दुनिया में। इन्हीं से मिलकर के तो हमारा पूरा ग्लोब बना है कि उसमें लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये सब है। दिस इज लिथोस्फीयर, दिस इज एटमॉस्फेयर, दिस इज बायोस्फीयर, दिस इज हाइड्रोस्फीयर। यस, इसमें भी वो सब है जो हम इकोसिस्टम में पढ़ते हैं। यस, इसमें स्ट्रक्चर भी है। यस, इसमें फंक्शन भी होते हैं। यस, इसके अंदर कंट्रोल्स भी होते हैं। तो दिस इज एंटायर वर्ल्ड, ये अपने आप में एक दुनिया है। दिस इज एंटायर वर्ल्ड। और ये हमारी दुनिया को सपोर्ट भी करती है। इसके ऊपर प्लांट सपोर्ट होते हैं, तो प्लांट्स को सपोर्ट करती है। और प्लांट सपोर्ट है तो डेफिनेटली हमारा जो पूरा इकोसिस्टम वो भी सपोर्ट है। तो अपने आप में भी दुनिया और हमारी दुनिया को सपोर्ट करने वाली दुनिया, ठीक है, हमारे अंदर भी पाई जाती है। राइट, सभी जीवों के अंदर मिनरल्स हैं और इवोल्यूशन में भी बहुत बड़ा हिस्सा है। इवोल्यूशन के अंदर भी जब हम कभी इवोल्यूशन की बातें करेंगे तो वहां आएगा कि जो हमारे मोनोमर्स हैं उनको पॉलीमर्स के रूप में पॉलीमराइज करने में सॉइल पार्टिकल्स का बहुत बड़ा रोल रहा हुआ है। तो दीज ऑल आर थिंग्स कि हमें पता होना चाहिए कि इतना सिंपली नहीं है, ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है, बहुत बड़ा एक फील्ड है, अपने आप एक साइंस है। आपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि हम इसको पीडोलॉजी के रूप में एक अलग से साइंस है, ब्रांच है, बच्चे इसमें एमएससी करते हैं, आगे रिसर्च करते हैं। तो अपने आप में एक पूरा पूरा सब्जेक्ट है ये। लेकिन हमें तो यहाँ पे एज ए फैक्टर और उसकी कुछ बातें हैं वो पढ़नी थी, तो कुछ बातें तो हमने आज डिस्कस कर ली। देन आफ्टर इससे जुड़ी हुई कुछ और जो बातें हैं, जैसे सॉइल वाटर किस प्रकार से होता है, वाटर होल्डिंग किस प्रकार से होती है, पार्टिकल साइज उनको कैसे प्रभावित करता है, प्लांट ग्रोथ उनसे कैसे जुड़ी हुई होती है, ये कुछ और बातें हैं जिनको हम कल नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये चीजें आपकी क्लियर रही होंगी और आप वीडियो को रिपीट करके इन चीजों को दोबारा से क्लियर कर लेंगे। ओके देन, थैंक यू।